गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा चैप्टर जो कल हमने वीडियो आपके पास सेंड किया, मेरे संग की औरतें कृतिका बुक का सेकंड पार्ट, आगे का मतलब आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या है आगे। कल मैंने बताया था मृदुला गर्ग जी ने अपनी नानी के विषय में बताया और अपनी माँ के व्यक्तित्व का वर्णन करती हैं, जिसका वर्णन हमने आपको वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से बताया। आगे उन्होंने बताया था कि उनको क्यों सम्मान मिलता था, किस कारण से वो अपने परिवार में अच्छा खासा स्थान प्राप्त कर चुकी थी। एक तो वो कभी झूठ नहीं, उनकी दो खासियत थी, उनकी शख्सियत की दो पहचान थी। क्या? एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरी वे एक की बात दूसरे को बताती नहीं थी, गोपनीयता बनाए रखती थी। किसी की बात किसी से कहती नहीं थी, इधर उधर करने वाली आदत उनकी नहीं थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती भी हमारी भी थी। लेखिका बताती हैं कि पहले के कारण उन्हें घर वालों से आदर, यानी जो कभी झूठ नहीं बोलती थी और जो किसी की बात किसी से बताती नहीं थी, इसलिए बाहर वालों की वो अच्छी दोस्त थी, सभी लोग उनसे दोस्ती निभाते थे। और कहती हैं लेखिका कि मेरी माँ इतनी अच्छी थी, वो मेरी भी दोस्त थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे और पिता माँ की भूमिका निभा देते थे। माँ दोस्त जैसी थी। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। किसी की चिट्ठी आती थी, लेखिका बताती मैं जब छोटी थी, मेरा बचपना था, उस समय अगर मेरे घर में किसी की चिट्ठी आती थी तो कोई उसमें ये नहीं बताता था कि इसमें क्या लिखा, भले ही वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों ना हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर, 6 बच्चे, लेखिका के भाई बहन थे और सास ससुर थे आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व तो बनाए रखने की छूट थी। हर व्यक्ति स्वतंत्र था, किसी के ऊपर कोई भी विचार थोपता नहीं था। इतना अच्छा माहौल था, आज़ादी की जंग। यहाँ पर इस चैप्टर में आज़ादी के विषय में चर्चा हुई है, क्योंकि लेखिका की माँ का विवाह ही ऐसे घर में हुआ जहाँ पर देश के आज़ादी के लिए आंदोलनरत युवक थे, ठीक है, उनके पिता। तो वहाँ सबको अपना निजत्व बनाने का पूरी तरह से आदेश था। इसी निजत्व बनाए रखने का छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेखिका कहती हैं किसी को किसी काम को करने में कोई रोक टोक नहीं थी। यही कारण है कि हम 3 भाई और 3 बहनें और 1 भाई, 4 बच्चे, चारों लेखक बन गए। लेख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। दादी ही नहीं, परदादी, दादी, नानी और परदादी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उनका अलग ही एक शौक था। क्या? उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ होती थी तो तीसरी वो दान कर देती थी। अगर उनके पास 2 धोतियों से ज़्यादा धोती हो जाती थी तो वो तीसरी दान कर देती थी। मतलब 2 से ज़्यादा साड़ियाँ उनके पास नहीं होने पाती थी। उन्होंने ये व्रत ले रखा था, ये संकल्प कर रखा था। जैन समाज में अपरिग्रह की शनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। परंतु उनका असली जलवा तो तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। परदादी का किस्सा सुनिए, कैसी थी परदादी। अब यहाँ पर दादी के विषय में बहुत कुछ लेखिका ने लिख डाला है। तो परदादी लेखिका कहती है कि जब मेरी माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, माँ बनने वाली हुई, तब उन्होंने क्या किया। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। सब लड़के की डिमांड करते हैं, लेकिन लेखिका की दादी ने लड़की, माँ परदादी ने लड़की, दादी ने नहीं, परदादी ने यानी दादी की सास, लड़की हो। यह गैर
रवायती मन्नत मानकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने भगवान से भी कहा और तो और भगवान से जो कहा था वो कहा ही था। उन्होंने पूरे परिवार में इस बात का ऐलान कर दिया कि मेरी बतोहू का पहला बच्चा बेटी होना चाहिए। सारे घर में सबको उनकी इच्छा पता चल गई और सबका मुंह खुला का खुला रह गया कि दादी ये क्या कह रही हैं। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह न मिली। ये नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि बेटी हो। इसलिए माँ भी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, ऐसा नहीं था कि घर में बेटियां न रही हों, पहले से बेटियां थीं, फिर भी उन्होंने बेटी की डिमांड करी भगवान से। पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है, खैर माँ जी ने, हाँ लेकिन इतना ज़रूर था कि पहला बच्चा बेटा हुआ है, लेकिन माँ का पहला बच्चा जो था उसमें उन्होंने बेटी की डिमांड कर डाली। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वजह क्या थी, क्यों उन्होंने बेटी मांगा, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही, बार बार मंदिर जाती रही, रोज़ डेली ये मन्नत भगवान से मांगती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा है। पूरा गांव ये बात जानता था कि माँ जो भगवान से मांग लेती भगवान उन्हें पूरा ज़रूर करता है। तो उनका सीधी बातचीत भगवान से, सीधे कनेक्शन था उनका, सीधा, कोई तार नहीं था जैसे कि हम लोग फ़ोन से बात करते हैं मोबाइल के द्वारा, बस ठीक उसी तरह उनका भगवान से सीधा संबंध था। भगवान उनकी हर बात को सुनता था। पूरा गांव ये बात जानता था, बेतार का तार, कोई तार नहीं था मगर कनेक्शन था अंतर आत्मा का। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। इतना भगवान उनकी बात मानते थे, उनकी भक्ति इतनी अच्छी थी कि वो इधर से कुछ पूछते थे, उधर से भगवान तथास्तु कह देते थे, वरदान पूरा हो जाता था। तो इतना ज़्यादा विश्वास था उनको ईश्वर पर। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खोलेगी तो पोती खेलेगी, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान न रहा होगा। लेकिन दादी माँ की आरजू किस तरह रंग लाएगी ये किसी को नहीं पता था। लड़की की गैर वाजिब जुज़्द सुन करके भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दिया। माँ जी ने एक मांगी थी, भगवान ने इतनी उनकी सुनी, एक के बाद एक पूरी 5 लड़कियाँ हो गई। मतलब मृदुला गर्ग जी 5 बहनें थीं। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। उन्होंने कहा भगवान तो भगवान, नामी चोर जो होते हैं वो भी अफरा तफरी में माँ के सामने आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। यहाँ लेखिका ने एक चोर का किस्सा बताया। दादी के साथ चोर का क्या संबंध होता है। हुआ यूँ कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। एक बार की बात है कि नकुड़ गांव, ये नकुड़ गांव की कहानी है। वहाँ के सभी पुरुष जो थे वो किसी बारात में चले गए थे, औरतें बची हुई थी। तो औरतें सज धज करके बारात जब चली जाती है तो घर में रहते जगह करती हैं, गाती बजाती हैं, नाचते गाते पूरी रात बिता देती हैं। ढोलक की ताक के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा। चोर को भी पता था हवेली में सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष नहीं हैं। उसने भी मौका देख के घात लगा दी। किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। जिस कमरे में वो गया, माँ जी उस दिन अपने कमरे में न सो करके उस कमरे में सो गई। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बैठाल कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेंगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई नींद उनकी। चोर जैसे दबे पाँव पहुंचा, बूढ़ी थी, उनकी नींद खुल गई। बड़े सजग सोती थी दादी माँ। कौन? उन्होंने पूछा। माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, कौन?
जी मैं चोर। चोर ने कहा, जी मैं चोर, युगों से चला आ रहा हूँ। पारंपरिक असंगत जवाब दिया उसने। उसने कहा, मैं चोर हूँ। उसने भी सच सच बोल दिया, मैं चोर हूँ और पारंपरिक बहुत दिनों से मैं चोरी करता चला आ रहा हूँ, मेरा बिजनेस है चोरी। ठीक है, उसने अपने आप खूब अच्छे से बता दिया। अच्छा, माँ ने क्या कहा, तो पानी पिला। माँ जी ने कहा, मुझे पानी पिला दो जी, मैं चोर। झिझक कर रह गया। चोर ने कहा, जी पानी? झिझक करके बोला। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर से टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने एक लोटा ले बोला, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर कर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो, तरीके से छानियो। माँ ने कहा, पानी मुझे छान कर पिलाना। कपड़ा, चोर मुंह में भी कपड़ा बांधा हुआ था। उसने सोचा, माँ जी मुझे देख रही हैं। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग कस के छानियो। उन्होंने कहा ना, तो भांग छानी जाती है। तो भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। उसे पता था कि माँ जी को भगवान सब कुछ बता देते हैं, उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, जल्दी करो भाई, इतना देर क्यों लगा रहे हो? पर मैं तो चोर हूँ। चोर ने कहा, परंतु मैं तो चोर, हमारे घबराहट और धर्म संकट के चोर संकट में पड़ गया। चोर घबराने लगा। उसने कहा, मैं चोर हूँ, मेरे हाथ का पानी आप कैसे पिएंगे? पिताजी ने कहा, पर मैं तो चोर हूँ, चोर संकट में पड़ गया। अब इसके बाद जब चोर संकट में पड़ गया कि मैं इनको कैसे पानी पिलाऊं, तो माँ जी बड़ा परेशान होने लगती हैं और क्या कहती हैं माँ जी, हुआ करे। उसने कहा, हुआ करे, अगर तुम चोर हो कोई बात नहीं। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो, पानी कपड़े से छान कर भरियो। उन्होंने कहा, तुम चोर हो तो ऐसा करना, लोटे को कस के मांज लेना, उसमें कपड़ा को अच्छे से बांध लेना और पानी हाथ कस के धुल लेना, तब पानी भरना, पानी छान कर मुझे पिलाना। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर ने कहा, माँ कहा ना रगड़ कर धो लीजो, मैंने कहा ना हाथ अच्छे से साफ कर लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? उन्होंने कहा, सब नाच गा रहे हैं, तेरे और भगवान के सिवा है कौन जो मुझे पानी पिलाएगा? कहा, भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा आग बकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। कहा, आधा पानी माँ ने पिया। उसको चोर को पहरेदारों ने पकड़ लिया। सब पहचान गए कि ये चोर है, लेकिन उसने पानी पिलाने के लिए बोला कि माँ ने मुझसे पानी मंगाया है, तो पानी पिलाने के लिए आया। आधा लोटा पानी माँ जी ने पिया, आधा उस चोर से कहा कि तुम भी पी लो इसी से। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पी करके हम दोनों माँ बेटा हुए। चोर आया था चोरी करने, उसको माँ जी ने किस काम में लगा दिया? पानी भरने के काम में। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। उन्होंने कहा कि हम दोनों माँ बेटा हुए एक लोटे से पानी पी करके, अब चाहे तुम चोरी करो और चाहे तुम खेती करो। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। शो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस में पड़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप कहिए, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में तो अच्छी फंसी। लेखिका कहती हैं, दो सन की बुढ़िया, दादी और दादी, दोनों के बीच में मैं फंस गए। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। उन्होंने कहा कि एक तरफ माँ जी, एक तरफ नानी माँ, दोनों को फॉलो अप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे।
15 अगस्त सन 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना गया था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दिया। लेखिका ने बताया कि जिस समय 1947 की बात है, 15 अगस्त को देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। उस समय मुझे टाइफाइड था। मैं उस जश्न में शामिल होना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एडवाइस नहीं दिया। तमाम रोने धोने के बावजूद भी डॉक्टर ने मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, और इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? कहते हैं जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी एक इकलौती गुड़िया बच्चों को बहुत प्यारी होती है, अपना टॉय बहुत प्यारा होता है, तो इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर कोई रोया होगा, जितना वो मुझे ना जाने पर मैं रोई। तो इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर शिकाराम जो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मेरा शौक था, जो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे। पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स का राम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया था। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानते, क्योंकि इसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गटमट हो गए। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाला अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, काठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। काराम जो उपन्यास जो उनके पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए दिया, उन्हें पहली बार में तो अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा। मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। उन्होंने कहा कि नानी माँ और परदादी की परंपरा के कारण हम लोग हीन भावना का शिकार नहीं हुए। हमारी 3 बहनें और लेखिका बनी और लेखन कार्य में लग गई। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मानी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया था। अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया। बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नो भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब ना होता। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम तुमने रख रखे हैं। उन्होंने अपनी हर बेटी का नाम 2-2 रख दिया था। मुझसे जो छोटी बहन का घर का नाम गौरी, बाहर का नाम चित्रा था, वह नहीं लिखती हैं। उसका कहना है इसलिए कि नहीं लिखती है क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। सब लेखिका बन जाएंगे तो पढ़ेगा कौन।
खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। इस तरह से उनकी 5 बहनें, 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव, सबसे छोटा था राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला राजीव फिर उसी में जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है, वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हुआ। राजीव फिर से हिंदी लिखने लगा। हम 4 लिखते हैं, तमाम खानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके कायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखिका बनी। नहीं बनी, जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो एक से तो गैर लेखिका बहनें सवा से। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी से उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती थी तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था, थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुर्ते घूमते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही। माँ को कोई मतलब नहीं था बेटियाँ क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कोई मतलब नहीं, लेकिन पिताजी बहुत ध्यान देते थे। माँ की पूरी भूमिका उनके पिताजी ने निभाई थी। उनकी बेटी जब धूप में पैदल चली आ रही, उन्हें कष्ट होता था। पीछे पीछे पसीने में रेणु तरबतर, खरमा खरमा परेशान। मतलब बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थी मैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार जवान आकर उससे हाथ में दे दिया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे जैसे पास कर लिया। जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई, अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पढ़ने के लिए ही नहीं तैयार है रेणु, ऐसी जिद्दी है। और पिताजी ने बहुत समझाया। समझाने के बाद फिर उसे समझ में आया कि पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। तब जा कर के रेणु को ये बात समझ में आई। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट देता है तो वो कहती है, नहीं चाहिए, मैं नहाती हूँ। उसका मतलब है कि इत्र वो लोग लगाते हैं जो नहाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लेखिका की जो चौथे नंबर की बहन है रेणु, उसकी कहानी है। अब तीसरे नंबर की बहन की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी। धन्यवाद बच्चों।